ऐसे ढेर सारी विचारधाराएं आईं और चली गईं, उसी तरह एक बार विचारधारा के अर्थ या विचारधारा क्यों आती है इस पे विचार किया गया और इसका अंत कैसे हुआ, प्रारंभ कैसे हुआ, क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाए। तो इस पे विचार शुरू हो गया और मार्क्स एक ऐसा दार्शनिक था, या मार्क्सवाद ने ही सबसे पहले एक ऐसा दर्शन दिया। इसीलिए हम विचारधारा के पार्ट को मार्क्सवाद के साथ देखेंगे और कार्ल मार्क्स के साथ देखेंगे, जिसने विचारधारा को मिथ्या बताया और उसने कहा कि स्वयं को उसने अपने बात को, अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक कहा। और विचारधारा एक नकारात्मक संकल्पना है जिसकी समतामूलक समाज में कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा मानना मार्क्स का था और इसको बनाए रखने का विरोध किया। और विचारधारा का प्रयोग विषमतामूलक समाज करता है, प्रभुत्वशाली वर्ग करता है, ऐसा मार्क्स का विचार रहा। और उसने पूरी तरह विचारधारा का विरोध किया। वो ये मानता था कि ये एक जो है बुर्जुआ विचारधारा मिथ्या चेतना है और वो विचारधारा का विरोध किया। लेकिन जब आगे हम बढ़े और मार्क्सवादी परंपरा को मानने वाला लेनिन के पास आते हैं, तो लेनिन ने विचारधारा का सपोर्ट किया और विचारधारा समाजवादी हो सकती है, साम्यवादी हो सकती, इस तरह का बल दिया और बल देके और उसके सहयोग की बात करी। अगर फिर उसके बाद आते हैं तो जो समकालीन विचारक रहे कार्ल पापर या टालमैन जैसे लोग, साम्यवाद को एक विचारधारा फिर कह दिया, जबकि मार्क्स विचारधारा का विरोध करता है, लेकिन कार्ल पापर ने साम्यवाद को विचारधारा कहा और बल्कि उसने सारी विचारधाराओं को, चाहे वो बंद समाज की विचारधारा हो, खुली समाज की विचारधारा हो, उदारवादी विचारधारा हो, सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, सबको गैर लोकतांत्रिक राज्य से ग्रहण किया, एक विचार बताया। और स्वतंत्रता एवं अधिकार जैसी संकल्पना अनुपस्थित होगी इस तरह की बात का, और इस प्रकार सर्वाधिकारीवादी राज्य, फांसीवादी, नाजीवाद के रूप में पहले प्रचलित थे और पापर के अनुसार उदारवाद मुक्त या लोकप्रिय समाज है, तो उदारवाद का समर्थन किया और विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कार्ल पापर जैसे उदारवादियों ने विचारधारा को नकारात्मक रूप में चित्रित किया और लेकिन विचारधारा का कहीं न कहीं अस्तित्व माना। जब हम इसके तीसरे दृष्टिकोण की बात करते हैं कि इसका तीसरा दृष्टिकोण का है, तो इसके अनुसार तार्किक रूप से विश्व को जो समझना चाहते हैं, जो तर्क से परे या अमूर्त मान्यताएं के बजाय इतिहास और परंपरा, संस्कृति को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते हैं, उन्होंने विचारधारा को विशेष का अलग अलग अर्थ लिया। और विचारधारा का मात्र वास्तविक अर्थ क्या है, यह विचारधारा को तटस्थ वस्तुनिष्ठ रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब जब विचारधाराओं के समुच्चय या अंतर संबंधी मूल्यों का विश्वासों का समुच्चय है, ऐसा माना जाने लगा है, और विचारधारा कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। कोई न कोई उसका विश्वास और विकास अतीत में हुआ हो, भविष्य में हो रहा हो, वर्तमान में हो रहा हो, लेकिन कोई न कोई विचारधारा का जो है विश्वास या भरोसा होगा। इसके साथ विचारधारा आगे बढ़ी। जब हम फिर इसकी बात करते हैं विचारधारा की, तो इसमें आगे एक क्रम आएगा, तो उसमें है कि विचारधारा का अंत या विचारधारा का विवाद कहाँ से शुरू हुआ। तो विचारधारा का अंत का विवाद वर्ष जो रहा वो 1950 रहा। 1950 में विचारधारा के अंत का विरोध शुरू हुआ और इसका नेतृत्व मिलान नामक वैज्ञानिक ने अमेरिका में किया। और एक वैज्ञानिकों की एक बैठक आयोजित हुई और जिसमें लोगों ने विचार के अंत का नारा दिया कि कोई किसी तरह का विचार नहीं, सारी व्यवस्थाओं को समझा जाए, एक समुच्चय विचार रखा जाए जिसमें मार्क्सवादी, उदारवादी, नव उदारवादी, अनुदारवादी, साम्यवादी, समाजवादी, सारी विचारधाराओं का एक मिक्सअप रूप तैयार किया जाए, जिसमें औद्योगिकरण और नौकरशाही व्यवस्था भी विद्यमान हो। शांतिपूर्ण सहास्तित्व की संकल्पना को स्वीकार किया गया और हर तरह के लोगों को, हर तरह के विचारों को एक साथ समन्वित करने की बात कही गई। और समकालीन समय में इस विचार को एंथोनी डिगिसी नामक विचारक जो थे, जिन्होंने तीसरे मार्ग का नाम दिया और विशुद्ध विचारधारा को बनाए रखने को अव्यवहारिक बताया और समय और परिस्थिति के हिसाब से विचारधाराओं बदलती रहेंगी, इसको प्रासंगिक बताया। इस तरह अगर देखा जाए तो विचारधारा का अंत संभव नहीं है,
इस सारे विद्वानों के बाद जो कंक्लूजन निकला उसमें ये निकला कि विचारधारा का अंत संभव नहीं है। विचारधारा के वस्तुनिष्ठ अर्थ रखने से प्रतीत होता है कि विचारधारा मात्र का अर्थ संभव नहीं है, लेकिन समकालीन युग में पर्यावरणवाद, नारीवाद, उत्तर आध्यात्मिकवाद आदि विचारधाराएं प्रभावी रूप से उपस्थित हैं। इसलिए विचारधारा के अंत का विवेद विशेष विचारधारा के अंत की ओर संकेत करता है, न कि विचारधारा मात्र की समाप्ति की ओर। अर्थात एक ऐसी विचारधारा जो सारी विचारधाराओं का मूल हो, मिक्सअप हो और जिसमें विश्व विजय का प्रमाण हो, सर्वहित सर्व कल्याण की बात की, वो विचारधाराएं मानी जाने लगी। इसी में फुकुयामा की मान्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसने विचारधारा के अंत का जो बात कही थी उसको स्वीकार नहीं की गई और समाज में एक विचारधारा बनाए रखने की प्रासंगिकता सामने आई, लेकिन वो मिक्सअप की विचारधारा है। तो ये रही विचारधाराओं का इतिहास। अब आगे हम लोग मार्क्सिस्ट विचारधारा पढ़ने हैं, और मार्क्सिस्ट विचारधारा पढ़ें या कार्ल मार्क्स पढ़ें, बात दोनों एक ही होती है। तो इसमें कार्ल मार्क्स का विचार ही मार्क्सिस्ट विचारधारा रही। उसके साथ एंजल्स भी सहयोग का, आगे लेनिन ने, क्रुश्चोव ने, गोर्बाचोव ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। और तत्काल में साम्यवाद का अभाव है, चाइना में थोड़ी साम्यवाद मिलता है, बाकी तो सोवियत संघ जैसा बड़ा देश भी साम्यवाद के विघटन का प्रतीक बना। तो इसी क्रम में हम पढ़ते हुए आगे चलते हैं और कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। आप सबको पता है कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा हुआ था और 1818 में पैदा हुआ, 83 में मृत्यु हुई। तो जो उसका दर्शन रहा मोटा मोटी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 55 से 60 साल का दर्शन रहा। मार्क्स जब पैदा हुआ है तो युग बड़ा तेज़ी से बदल रहा था। युग नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का उदय हो रहा था, लोगों के फिलॉसफी में इकोनॉमिक का प्रादुर्भाव हो रहा था, पूरा विश्व औद्योगिक क्रांति की ओर चल पड़ा था और कल कारखानों का युग, पूंजीपतियों की वृद्धि, मजदूर वर्गों में वृद्धि, इस तरह जैसे मध्यम वर्ग का अभाव और दो वर्गों का, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, इस दो वर्गों में समाज का बंटना, ये कार्ल मार्क्स का प्रादुर्भाव, ये सब एक साथ हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कोई भी विचारक जिस युग में पैदा होता है, जो उस युग की व्यवस्था रहती है, उसका छाप उसके विचारधारा पे, उसके सिद्धांत पे देखने को मिलता है। तो मार्क्स ने भी इसी क्रम में अपने 4-5 सिद्धांत बताए, 4-5 सिद्धांतों पे अपने विचार व्यक्त किए, और जिसमें इसका पहला सिद्धांत रहा अलगाव का सिद्धांत। और ये अलगाव का सिद्धांत का जो बेस है वो मनोवैज्ञानिक आधार पे, इस बात को फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि मार्क्स का कौन सिद्धांत का जो बेस है वो क्या है। तो अलगाववाद के सिद्धांत का जो बेस है वो मनोवैज्ञानिक है, किसी का सामाजिक होगा, किसी का आर्थिक होगा, अलग अलग सिद्धांतों का अलग अलग बेस होता है। तो ये जो मार्क्सवाद है, इसका ये अलगाव का सिद्धांत है, इसका जो बेस है ये इकोनॉमी एंड फिलॉसफी नामक मेंबरशिप एक किताब थी जो 1884 ईस्वी में लिखी गई थी और इसी में मिलता है इसका दर्शन, और ये मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखी गई है। इस अलगाव के जो उसने कारण बताए वो 4 कारण बताए हैं। पहला कारण उत्पादन, दूसरा प्रकृति, तीसरा सामाजिक और चौथा स्वयं से। मतलब इसका सिद्धांत ये है कि अगर कोई व्यक्ति कोई वस्तु बनाता है या किसी वस्तु के निर्माण में योगदान देता है तो उस वस्तु से उसका अलगाव कैसे हो जाता है, विक्षोभ कैसे हो जाता है, दूरी कैसे बनती है, इसी पे मार्क्स ने अपना ये दर्शन दिया। इस दर्शन के साथ जो पहला चीज़ है उत्पादन, उसको मैं एक उदाहरण के से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लेबर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, जब वो किसी चीज़ को पैदा करते हैं तो एक व्यक्ति के द्वारा वो पूरी की पूरी संरचना पैदा नहीं कर दी जाती। उसके हर एक पार्ट बनाने के लिए अलग अलग मजदूर होते हैं और सारे पार्ट को जब असेंबल किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, तो वो वस्तु बन के तैयार होती है। तो कोई एक व्यक्ति या एक मजदूर ये कह दे कि जो उत्पादित वस्तु है या जो ये मटेरियल बन के तैयार हुआ है उसको मैंने स्वतः बनाया है या मेरे नेतृत्व में बना है या मेरा खुद का इसका अधिकार है, तो वो नहीं ये कह सकता, क्योंकि पूरी टीम काम करती है।
तो मार्क्स का ये मानना था कि जो उत्पादन में अपना व्यक्तिगत श्रेय नहीं दे पा रहा है मजदूर या कोई व्यक्ति, तो इस तरह उत्पादन से उसकी दूरी बढ़ रही है, उत्पादन से उसका अलगाव बढ़ रहा है। तो उत्पादन के आधार पर ये अलगाव का सिद्धांत दिया। दूसरी बात प्रकृति की करता है। अब हम प्रकृति की बात करें तो श्रमिक वर्ग जो है श्रम करते करते प्रकृति से इतना दूर हो जाता है कि वो पूरा 8 घंटा 10 घंटे का श्रम करता है। श्रम करने के दरमियान प्राकृतिक चीज़ें जैसे सुंदर हवा, फूल, पौधे, प्रकृति में कब शाम हुई कब सुबह हुई, वो जो प्राकृतिक आनंद है वो ले नहीं पाता है और अपना पूरा का पूरा टाइम उस फैक्ट्री में बिता देता है। प्रकृति के सौंदर्य से, प्रकृति की व्यवस्था से, प्रकृति की आबो हवा से दूर रहता है। इस हिसाब से प्रकृति से उसका अलगाव हो जाता है, अर्थात प्रकृति से उसकी दूरी हो जाती है। तीसरा, समाज में फिर वही बात कहता है मार्क्स कि एक श्रमिक को अपने काम इतने ज़्यादा वर्कलोड होता है, काम की अधिकता के कारण इतनी व्यस्तता होती है कि वो अपने समाज में ही अपना स्वयं के समाज में समय नहीं दे पाता है और जिस समय न देने के कारण वह समाज से परे हो जाता है। और चौथी बात उन्होंने स्वयं से कही है और स्वयं में ये है कि वो जिस व्यक्ति के लिए पैसा कमाता है, किसके लिए कमाता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और उसको जब वह टाइम नहीं दे पाता है, समय नहीं दे पाता है, तो उसका स्वयं से अलगाव हो जाता है। ये इसके अलगाववाद का सिद्धांत रहा मार्क्स का। अब हम आते हैं दूसरे सिद्धांत पे। तो जो दूसरा सिद्धांत है मार्क्स का वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्व शब्द का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। द्वंद्व का अर्थ है आपसी विद्रोह, आपस में विवाद, क्रिया और प्रतिक्रिया, वही द्वंद्व है। और ये कैसे है? रासायनिक नहीं है, भौतिक है। ध्यान रहे, ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जो द्वंद्व दो वर्गों के बीच है और तीसरे वर्ग का प्रादुर्भाव है, ये भौतिक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो दर्शन का बेस है वो दार्शनिक है, फिलॉसफी है। और ये दर्शन जिस किताब में लिखा गया था उस किताब का नाम जर्मन आइडियोलॉजी है, जो 1845 में लिखी गई थी। और इस किताब को एंजल, जो मार्क्स का सहयोगी था, वो मिल के लिखा था। जबकि आपको बताते चलें कि जो एंजल्स मार्क्स का सहयोगी था वो जर्मनी के एक बहुत धनाढ़ और पूंजीपति घर का बेटा था और मार्क्स की बड़ी मदद करता था। और उसी के दम पे मार्क्स कुछ किताबों का प्रकाशन वगैरह भी कराया। चूँकि आर्थिक रूप से मार्क्स बहुत कमज़ोर था, तो एंजल्स उसकी टाइम टू टाइम मदद करता था। लेकिन उसके बाद भी एंजल्स साम्यवादी दर्शन का पक्षधर था, पूंजीपति वर्ग का विरोधी था और मार्क्स के विचारों में बड़ा सहयोग देता था। तो ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ये मैं बता दूं 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। और इसके साथ 2 किताबें और मैं बताता चलूँ आपको, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और द होली फैमिली। ये भी किताबें मार्क्स और एंजल्स से मिल के लिखी। तो मार्क्स और एंजल्स ने सम्मिलित रूप से जो किताबें लिखी हैं वो 3 हैं, जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली। और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जर्मन आइडियोलॉजी में मिलता है, जिसका बेस दार्शनिक है। तो इसमें वाद क्या है, प्रतिवाद क्या है और संवाद क्या है, अब इसको मैं डिटेलिंग करता हूँ। इसकी डिटेल ये है कि जब कोई वस्तु बनती है तो उसके पहले उसका रॉ मटेरियल होता है, या उस फैक्ट्री की व्यवस्था को चलाने के लिए एक सुपर हेड होता है। तो जब एक रॉ मटेरियल में दूसरे रॉ मटेरियल को मिलाते हैं, पैरेलल समझते चलिए, पूंजीवाद के भी अगेंस्ट और वस्तु के भी अगेंस्ट, तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एक रॉ मटेरियल में एक रॉ मटेरियल को जब दूसरे रॉ मटेरियल में मिला के सम्मिलित करते हैं तो वो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। उसी तरह दूसरी तरफ देखते लीजिए, जब पूंजीवाद को कोई वस्तु का निर्माण करना होता है तो वो लेबर को बुलाता है, और लेबर और पूंजीवादी के बीच मजदूरी को लेके या बात को लेके या व्यवस्था को लेके कोई न कोई वाद और प्रतिवाद होता है, कोई न कोई बहस होती है, वो क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसी तरह जो उधर पूंजीवाद या इधर जो रॉ मटेरियल है वो वाद है, जो दूसरा वस्तु है जो उस वाद से लगा हुआ है
वो प्रतिवाद है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं और मिल के जब प्रतिवाद करते हैं, या जो वस्तु पैदा होती है या जो विचार पैदा होता है, वो विचार या वस्तु समाजवाद है। और जब समाजवाद फ्री होता है, समाज में दूसरे लोगों के सामने उसका तात्पर्य होता है, उसका मिलना जुलना होता है, उसका प्रत्यक्षीकरण होता है, तो फिर संवाद होता है। और इस संवाद से जो दर्शन पैदा होता है वो साम्यवाद होता है। अर्थात पूंजीवाद का जो क्रम है वो 3 है। पहली अवस्था क्या होगी? पूंजीवाद होगा, दूसरी अवस्था समाजवाद होगा, और तीसरी अवस्था साम्यवाद होगा। तो मार्क्स के दर्शन का जो प्रारंभ है वो समाजवाद में थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगा, और साम्यवाद उसकी परिणति की अवस्था होगी, पराकाष्ठा की अवस्था होगी। तो इस तरह इसने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया कि सदैव समाज में या वस्तु में आपस में वाद प्रतिवाद और संवाद होता है, और संवाद के बाद जो अंतिम रूप से वस्तु बन के, जो फैक्ट्री से चीज़ें बन के निकलती हैं फाइनली मार्केट के लिए, वो या फाइनली जो दर्शन निकला वो साम्यवाद है। ये इसका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम हैं। पहला है निषेधों का निषेध, अर्थात जो वस्तुएं करने के लिए मना की गई हैं उसके ऊपर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर भी एक चीज़ मना कर दी जाती है, जिसको इन्होंने निषेधों का निषेध कहा। अर्थात पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देना है, समाजवाद को लाना है। तो वाद और प्रतिवाद के बाद जब समाजवाद आया तो समाजवाद पे भी जो प्रतिबंध लगा वो निषेधों का निषेध है, कि समाजवाद पे ये प्रतिबंध लगा कि तुमको पूंजीवाद में फिर वापस न जाके साम्यवाद में जाना है। तो ये निषेधों का निषेध हो गया। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या हुआ? गुणात्मक परिवर्तन ये हुआ कि समाजवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता ज़्यादा थी, अधिकार बरकरार थे, और साम्यवाद में उसकी स्वतंत्रता पूर्ण हुई, ज़्यादा ही नहीं पूर्ण हो गई, लेकिन अधिकार समाप्त हो गए। तो ये चीज़ों में जो परिवर्तन हुआ वो बड़ा ही गुणात्मक हुआ। जो 2 रॉ मटेरियल मिले थे और कोई वस्तु बनाए थे, वो वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन हो गया, एक नए तरह की वस्तु बन गई। तो ये गुणात्मक परिवर्तन जो हुआ ये द्वंद्वात्मक का दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये कि गुणात्मक परिवर्तन के बाद द्वंद्वात्मक प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाती है। अर्थात जब कोई वस्तु मार्केट में आ जाती है तो उस परिवर्तन पूरी तरह समाप्त होता है, या वाद प्रतिवाद के बाद संवादवाद से जो साम्यवाद पैदा होता है वो समाज के पराकाष्ठा की स्थिति होती है, मार्क्स के दर्शन की परिणत की स्थिति होती है। उसके बाद कुछ बचता नहीं है, साम्यवाद का वो आइडियोलॉजी आ जाता है। तो ये रहा इसका द्वंद्वात्मक के नियम। आगे हम बात करते हैं एक विचार, ये विचार जो है ये भी ध्यान रहे, द्वंद्वात्मक का नियम जर्मन आइडियोलॉजी से लिया गया है, और इतिहास के निर्माण के लिए मनुष्य का जीना आवश्यक है, ये स्टेटमेंट भी जर्मन आइडियोलॉजी में है। अब तो इसमें एक बात इन्होंने मार्क्स ने लिखी है कि अभी तक विचारकों ने दुनिया की व्याख्या की है, आवश्यकता है उसे बदलने की। द दीज ऑन फॉर बेंच सी दीज ऑन 4 बेंच, 4 बेंच या 4 नियम जो 1845 में उन्होंने बताया। तो दुनिया को बदलने की बात कही, और वो जर्मन आइडियोलॉजी में कही। आगे फिर हम चलते हैं ऐतिहासिक निर्माण की जो पहली अवस्था है उसकी बात मार्क्स कहता है। वो पहली अवस्था आप सब लोग जानते हैं, आदिम युग था, और आदिम युग को मार्क्स ने आदिम साम्यवाद कहा। इस अवस्था में चूँकि लोग जंगली जीवन व्यतीत करते थे, कोई किसी का मालिक नहीं होता था, कोई पूंजीपति नहीं होता था, कोई मजदूर नहीं होता था, हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता था। तो इसीलिए मार्क्स ने इसको आदिम साम्यवाद कहा, आदिम व्यवस्था नहीं कहा, आदिम साम्यवाद कहा। इसके बाद मार्क्स का मानना था कि थोड़ी सी दास युग आया, जैसे उसमें कुछ लोग चालाक हो गए और एक छोटी ज़मीन को एक्वायर कर लिए, घेर लिए, और उस ज़मीन पे काम करने के लिए अपने यहाँ 1-2 लोगों को रख लिए, उनको खाना पानी रहन सहन की व्यवस्था देने लगे, और कहे कि आप हमारे साथ मिल के काम करो। तो जो 2 लोग उनके यहाँ रह के काम करने लगे, ये समाज का क्रम है। चूँकि ध्यान रहे आदिम साम्यवाद क्या है? वाद है। जो दास युग आएगा वो प्रतिवाद होगा। तो 2-3 लोगों को वो रख के जो शारीरिक और रूप से मजबूत और मानसिक रूप से कमज़ोर थे,
उनको रखा और रख के जो है अपने यहाँ काम कराने लगे। तो दास युग का प्रारंभ हो गया। अब जब ही दास युग का प्रारंभ हुआ तो कुछ दिन चला ये क्रम। चलने के बाद जो उसमें मजबूत लोग थे वो कुछ ज़्यादा ज़मीनों को एक्वायर कर लिए, ज़्यादा ज़मीनों पे अपना अधिकार लगा लिए, और उनके पास जब ज़्यादा ज़मीन हो गई तो उनको काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ने लगी। तो जब ज़्यादा लोगों को उन्होंने अपने यहाँ रखा, गरीबों को, तो दासों का वहीं शोषण शुरू हो गया और सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन थी, ज़्यादा नौकर थे उनके पास, तो जो उसका मालिक था वो सामंतवादी युग में पहुंच गया। और इस तरह यहाँ से वर्ग संघर्ष धीरे धीरे जन्म लेने लगा। कैसे जन्म लिया? जब सामंतवाद से सामंत दास को सताता था, या जो दास उनके यहाँ काम करता था, ये उस सामंतवाद के खिलाफ एग्रेसिव हुआ और वर्ग संघर्ष आपस में प्रारंभ हुआ। लेकिन दास अभी इस व्यवस्था में नहीं था कि वो विस्फोट करे, अभी वो उत्पादन में योग दे रहा था। अच्छा, उस उत्पादन में दास ने इतना योग दिया कि सामंतवाद का जो मालिक था उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, बढ़ गया, और वही सामंतवाद आगे चल के पूंजीवाद हो गया। जो ही पूंजीवाद हुआ, सामंतवादियों का औद्योगिकरण होने लगा, पैसा बढ़ा, कल कारखाने का प्रादुर्भाव हुआ, तो लेबर वर्ग भी थोड़ी थोड़ी चालाक होने लगा, उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ने लगा और वो अपना संगठन और व्यवस्था बनाने की तरफ उन्मुख होने लगा। और उस संगठन और व्यवस्था को बनाया, और बनाने के बाद उत्पादन के तरीके को बदलने के लिए क्रांति की, उत्पादन का जो ढंग था उसको बदलने के लिए क्रांति की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी और पूंजीवादियों का विरोध किया। उसमें कुछ पूंजीवादी लेबरों के सहयोग में आके खड़े हो गए, और उसके बाद समाजवाद आ गया। जब ये समाजवाद आया तो अधिकतम पूंजीवादी लेबर के साथ हो गए, तो पूंजीवाद का कमी हो गई। ये सामंतवाद चलता रहा। मार्क्स का ऐसा मानना है। और जो ही ये समाजवाद में मजदूरों की शक्ति ज़्यादा होगी तो ये क्या करेंगे कि फिर क्रांति करेंगे, और जो बचा हुआ पूंजीपति वर्ग है उसको समाप्त कर देंगे। तो जो ही ये बचा हुआ पूंजीपति वर्ग समाप्त हो जाएगा तो साम्यवाद की परिणति हो जाएगी और साम्यवाद प्राप्त हो जाएगा। इसी के साम्यवाद के लिए, इसी वर्ग संघर्ष के लिए, जो वर्ग संघर्ष का दर्शन है वो सामाजिक आधार पर लिया गया है। कृपया नोट कर लें, वर्ग संघर्ष का दर्शन सामाजिक आधार पर लिया गया है। इसी वर्ग संघर्ष को करने के लिए मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी 1845 ईस्वी में, और उसने ये नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। मार्क्स ने बड़े ही जोरदार तरीके से लेबर वर्ग को एकत्रित करने का ये नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए संसार पड़ा है। इसके बाद क्रांतिकारी सिद्धांत में राजनैतिक आधार दिया है इसने, द सिविल वार इन फ्रेंच, और 1871 में इसने एक किताब लिखी, और इस सिविल वार इन फ्रेंच में इसमें अतिरिक्त मूल्य की बात कही, और इस अतिरिक्त मूल्य का जो है सिद्धांत की चर्चा करी। और इसकी जो एक बुक आई थी डास कैपिटल में जो है ही अतिरिक्त मूल्य को विस्तृत दिया है। जो इसका राजनैतिक आधार, क्रांतिकारी सिद्धांत का जो आधार था वो राजनैतिक था, और सिविल वार इन फ्रेंच 1871 में एक रचना थी, उसमें भी इसका थोड़ा सा वर्णन मिलता है। बेसिकली जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आपको डास कैपिटल में मिलता है। डास कैपिटल 1867 में लिखी गई, और डेविड रिकार्डो और मिल से प्रभावित था जो है मार्क्स के उत्पादन लागत और बिक्री के अंतर का पूंजीपति के वृद्धि का कारण बताओ, और मार्क्स के अनुसार मूल्य क्रमिक वर्ग में वितरित करना चाहिए। अब मैं इसको डिटेल बता देता हूँ, ये तो हमने आपको PDF में उपलब्ध कराया है। मैं इसकी डिटेल बता दूँ फ्रेंड कि अतिरिक्त मूल्य है क्या। मार्क्स का एक मानना था कि जो चीज़ की जो लैंडिंग कास्ट, आप समझ रहे हो, लैंडिंग कास्ट इन द सेंस कि चीज़ों को बनाने में जो एक्चुअल लागत आती है वो उसकी लैंडिंग कास्ट हो गई, प्लस
जो मार्केट में बिकती है उस दोनों के बीच का जो गैप है, जितने मान लीजिए कोई वस्तु 50 रुपये में बन के तैयार हुई और वह 300 रुपये में मार्केट में बिकती है, तो जो 250 रुपये अतिरिक्त मिला वही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। और मार्क्स के हिसाब से उस 250 रुपये का समान वितरण पूंजीपति और लेबरों के बीच हो जाना चाहिए। वह 250 रुपये जो पूंजीपति रख लेता है उसी से वो पूंजीवाद पैदा करता है और उसी से कैपिटलिज्म पैदा हो रहा है, उसी से उसकी पूंजी में तेजी से वृद्धि हो रही है। तो मार्क्स इसी वस्तु का विरोध करता था। अब मार्क्स की एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, दो चीज़ें कि समाजवादी राज्य क्या है और साम्यवादी अवस्था क्या है। बहुत छोटा सा है, मैं आपको समझा दूं। समाजवादी राज्य वह राज्य है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, लेकिन कोई एक निश्चित काम करेगा, उसकी निश्चित क्षमता होगी और अपने काम के अनुसार श्रमिक वेतन लेगा, पारिश्रमिक लेगा। वो साम्यवादी राज्य की अवस्था है, वही समाजवादी राज्य की अवस्था है और वही समाजवाद है। अर्थात जो है क्षमता के अनुसार काम करना और काम के अनुसार मूल्य लेना, ये जो है उसकी समाजवादी व्यवस्था। और साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्ति बहुआयामी होगा, एक पूरे 24 घंटे में वो 2-3 रोल में अपने काम कर सकता है। और ये व्यवस्था अंतिम क्रांति के बाद होगी जब पूंजीवाद का पूरी तरह पलायन हो जाएगा और इसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार पारिश्रमिक लेगा। ये साम्यवाद है। मतलब जो दोनों में अंतर है वो बड़ा माइन्यूटली है। समाजवाद में वो जितना काम करेगा उसका पैसा लेगा, साम्यवाद में वो जितनी कैपेसिटी है उतना काम करेगा लेकिन पैसा जितनी उसको ज़रूरत है उतना लेगा। ये है समाजवाद और साम्यवाद में अंतर। और साम्यवाद में व्यक्ति बहुआयामी होगा, सुबह कुछ और कर सकता है, दिन में कुछ और कर सकता है और रात में कुछ और कर सकता है। इसका एक उदाहरण देके मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो सुबह में जो है मछली मार सकता है, दिन में वो किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, रात में वो लेखक का कार्य कर सकता है